आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे चैप्टर 4 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। जो टोटल सेक्शन है इस चैप्टर में डिस्कस किए गए वो हैं सेक्शन 66 से लेकर सेक्शन 79 तक। आज की इस वीडियो में ये तमाम सेक्शन तो कवर करना इम्पॉसिबल है। दैट्स वाई हम लोग फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट 5 सेक्शन कवर करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेक्शन डिस्कस करेंगे। जो स्टार्ट करते हैं इसे, इसका पहला सेक्शन जो है सेक्शन 66, इसका टाइटल है इनकम ऑफ जॉइंट ऑनर्स एंड टोटल 2 सब सेक्शन है सेक्शन में। इन सब सेक्शन को कवर करने से पहले ज़रूरी है कि हम लोग फोकस करें कि इस सेक्शन में जो मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो क्या है, पहले उसको डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बेयर एक्ट से रीड करेंगे। जो मेजर टॉपिक है, मेजर जो मेन प्रिंसिपल अंडर दिस सेक्शन 66 जो है वो कवर किया गया है, वो ये डिस्कस किया गया है कि अगर एक प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी के एक से ज़्यादा ऑनर हैं, कोई सोल ऑनर नहीं, कोई सिंगल ऑनर नहीं, लेकिन उस प्रॉपर्टी के एक से ज़्यादा ऑनर हैं, यानी 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जो उस प्रॉपर्टी से, ऐसी प्रॉपर्टी जिसका एक से ज़्यादा ऑनर है, उस प्रॉपर्टी से जो इनकम ड्राइव होती है, उस इनकम पर टैक्स लगाने का क्या क्राइटेरिया है, मतलब उस इनकम की असेसमेंट का क्या क्राइटेरिया होगा, हम उस इनकम को कैसे असेस करेंगे और उस पर क्या उस इनकम पर टैक्स लगाने के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाएंगे। ये बेसिकली इस सेक्शन के अंदर मेजर थिंग, मेजर प्रिंसिपल, मेन प्रिंसिपल डिस्कस किया गया है। इस हवाले से ही इसमें 2 बातें जो हैं वो अंडर दिस सेक्शन डिस्कस की गई हैं इन 2 सब सेक्शन में। नंबर 1 तो है जनरल रूल एंड सेकंड है इसकी एक्सेप्शन। तो सब सेक्शन 1 डील करता है जनरल रूल से। जनरल रूल क्या कहता है, इसे रीड करते हैं। कहता है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस एंड सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 2, यानी इस ऑर्डिनेंस की प्रोविजन को मद्देनजर रखते हुए और सब सेक्शन 2 की प्रोविजन को मद्देनजर रखते हुए, वेयर एनी प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय 2 or more person and their respective share are definite and ascertainable, यानी अगर एक प्रॉपर्टी है उसका ओनर कोई एक पर्सन नहीं है बल्कि एक से ज़्यादा 2 बंदे हैं या 2 से ज़्यादा हैं, और उनका जो शेयर है इस प्रॉपर्टी के अंदर वो भी डेफिनेट एंड असर्टेनेबल है, यानी उसका हमें पता है कि वो कितने शेयर के वो मालिक हैं इस प्रॉपर्टी में, मतलब जो उसके ओनर हैं, आया वो 50% के मालिक 50% के हैं, 30-70% के हैं, ये तमाम उनके शेयर्स जो हैं, जितना उनकी प्रॉपर्टी में ओनरशिप है, उनका कितने परसेंट के शेयर हैं, उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है, वो डेफिनेट है, वो अदर दूसरी पार्टी को पता है। एंड द पर्सन शैल नॉट be assessed. Clause A state that the person shall not be assessed an association of person in respect of the property. Basically वो ये कहना चाह रहे हैं, जनरल रूल जो है सेक्शन का वो यही कहता है कि जब एक प्रॉपर्टी हो, उस प्रॉपर्टी के एक से ज़्यादा मालकान हो और उन मालकान के जो शेयर हैं उस प्रॉपर्टी के अंदर वो असर्टेनेबल और डेफिनेट हो, यानी आपको पता हो कि कौन कितने शेयर का मालिक है। तो जो अब उस प्रॉपर्टी से इनकम हासिल होती है उसकी उस इनकम की असेसमेंट SAOP नहीं की जाती, मतलब वो मतलब उस इनकम को जॉइंट इनकम डिक्लेयर करके उस जॉइंट इनकम पर आप टैक्स नहीं लगाते, बल्कि द शेयर ऑफ ईच पर्सन इन द इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी फॉर द टैक्स ईयर शैल बी टेकन इनटू अकाउंट इन द कंप्यूटेशन ऑफ द पर्सन टैक्सेबल इनकम फॉर दैट ईयर। बल्कि उस इनकम के ऊपर टैक्स का क्राइटेरिया ये होता है कि जो वो पर्सन है जॉइंट ओनर है इस प्रॉपर्टी के, उनकी जो उस टैक्स ईयर के अंदर जो टैक्सेबल इनकम है प्लस जो इनकी इस प्रॉपर्टी से जिसके वो आपस में जॉइंट ओनर थे उससे जो इनकम हासिल हो रही है, उसमें जो उनका शेयर जितना बन रहा है उस शेयर के हिसाब से जो है वो इनकम उनको डिवाइड हो जाएगी और उसके ऊपर इंडिविजुअली टैक्सेशन होगी उस इनकम पर, यानी कलेक्टिवली नहीं होगी। अगर मुख्तसरन लफ्ज़ों में मैं कहूँ तो ये कहना चाह रहे हैं, जनरल रूल इसका ये डिस्कस करता है। इसको मैं आपको फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एक एग्जांपल के साथ भी क्लियर करने की कोशिश करूँगी, लेकिन पहले हम इसको सिंपल वर्ड में ही समझते हैं कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के 2 ऑनर हैं या 2 से ज़्यादा ऑनर हैं,
तो जो उस प्रॉपर्टीज और उनके शेयर जो हैं उन मल्टीपल ओनर्स के, जॉइंट ओनर्स के, वो उस प्रॉपर्टी में डेफिनेट है, मतलब सबको पता है कि कौन कितने परसेंट का मालिक है। तो जो उस प्रॉपर्टी से इनकम हासिल होती है उस पर टैक्सेशन का जो क्राइटेरिया है, उस इनकम पर की असेसमेंट करने के बाद उस पर जो टैक्सेशन का क्राइटेरिया है वो एस ए ओ पी यानी जॉइंटली नहीं है, कलेक्टिवली नहीं है, बल्कि इंडिविजुअली है। मतलब जिसका जितना परसेंट शेयर होगा उस बंदे की उसकी शेयर पर उसी हिसाब से ही टैक्स लगेगा। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं कि मिसाल के तौर पर एक प्रॉपर्टी है जिसके 2 भाई मालिक हैं और वो प्रॉपर्टी उन्होंने रेंट पर दी हुई है और दोनों भाइयों का 50-50% जो है वो शेयर है उस प्रॉपर्टी में, और 2 लाख जो है वो उस प्रॉपर्टी का जो उन्होंने रेंट पर दी हुई है उसका महाना रेंट है। अब 2 लाख को अब 12 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 12 टू ज़ार जो है वो 24 हुआ, यानी कि 24 लाख जो है वो साल का इस प्रॉपर्टी का रेंट है। और अब जो है वो इन लॉ ये कहता है कि हम इस 24 लाख पर, क्योंकि इनका शेयर डेफिनेट था, सर्टेनेबल था, इस 24 लाख पर एस ए ओ पी टैक्सेशन नहीं लगेगी। मतलब इस 24 लाख के ऊपर कलेक्टिवली हम लोग इकट्ठे टैक्स नहीं लगाएंगे, बल्कि इसको हम इंडिविजुअली इस पर टैक्स लगाएंगे। मतलब इन दोनों का 50-50% शेयर था तो 24 का जो है वो हाफ किया जाएगा, तो 12 लाख के ऊपर जो है वो इन दोनों के ऊपर अपने अपने हिसाब से टैक्स लगेगा। मिसाल के तौर पर एक भाई जो है वो सैलरी पर्सन है, उसकी 6 लाख की सैलरी भी है, तो उसकी जो है वो नॉर्मल टैक्स रिजीम में जो है वो 18 लाख इनकम हो जाएगी, और सॉरी उसकी जो है जो इनकम पर जो है वो अलग से टैक्स। मिसाल के तौर पर ये फ़र्ज़ करें कि उसकी अदर सोर्स और कोई इनकम है नहीं, दोनों भाइयों का रेंटल इनकम ही है, तो 12 लाख पे उसके अपने अलग, जब वो अपनी रिटर्न जमा करवा रहा होगा उसने अलग उस पर टैक्स पे करना है उसके हिसाब से, और इसने जो है वो अलग अपना पे करना है। इसको हम जो है वो चार्ट से कवर करते हैं, मतलब चार्ट से भी मैं आपको एक दफ़ा शो कर देती हूँ कि कितना टैक्स। सो आप देख सकते हैं कि 3 लाख तक तो जो है जो आपको रेंटल इनकम आपकी होती है, जो प्रॉपर्टी से इनकम आपको आती है, वो है ही एग्जैम्प्ट। तो इन दोनों भाइयों को जो इनकम हासिल हो रही है वो तो है 12-12 लाख। तो 6 लाख से 20 लाख के दरमियान जो स्लॉट है वो है 15,000 जमा 10% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग टू 6 लाख। तो अब आप देख सकते हो कि 12 लाख है, तो 6 लाख से कितनी अमाउंट एक्सीड कर रही है, वो है 6 लाख। तो 6 लाख का 10% जो है वो मेरे ख्याल से बनेगा 60,000। तो 60,000 जमा 15,000 जो है 75,000 इन दोनों भाइयों ने अपनी अपनी रिटर्न जमा करवाते हुए इस पे टैक्स पे करना है। Next, subsection 2 is this section shall not apply in computing income chargeable under the head income from business। अब ये जो है वो जनरल रूल की एक्सेप्शन है, तो वो कह रहे हैं कि ये जो इस सेक्शन के अंदर रूल प्रोवाइड किया गया है ना इनकम फ्रॉम जॉइंट ओनर के हवाले से, वो उस टाइम अप्लाई नहीं होगा जब जो ये इनकम ड्राइव हो रही होगी वो इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में फॉल कर रही है। इसको भी हम एक एग्जांपल समझते हैं कि मिसाल के तौर पर एक प्रॉपर्टी है इन्हीं 2 भाइयों की। अब यहाँ पर वो दोनों भाई जो है वो कोई बिज़नेस कर रहे हैं, है अभी भी वो 50-50% के ही मालिक, अब वो उस जगह से कोई बिज़नेस कर रहे हैं। अब इस बिज़नेस से जो इनको इनकम हासिल हो रही है उसके ऊपर जो टैक्सेशन का क्राइटेरिया होगा वो इनका कलेक्टिवली, मतलब जो अगर उन्हें 24 लाख की बिज़नेस से हासिल हुआ है मुनाफा, तो उस 24 लाख पर उन दोनों ने अपने बिज़नेस का, क्योंकि वो उन दोनों का बिज़नेस है ना, मल्टीपल पार्टनर है, तो उस बिज़नेस के ऊपर जो उन बिज़नेस की इनकम पर जो टैक्स बन रहा है उन्होंने इकट्ठे ही पे करना है, उस टाइम उन्होंने इंडिविजुअली की कैटेगरी में नहीं जाना। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा ये सेक्शन। अब चलते हैं सेक्शन 67 पे, जिसका टाइटल है अपॉर्चमेंट ऑफ डिडक्शन। अपॉर्चमेंट का मतलब होता है तकसीम करना, एंड डिडक्शन बेसिकली ऐसी अमाउंट है जिसको एक टैक्स पेयर सब्सट्रैक्ट कर सकता हो अपनी टैक्सेबल इनकम में से अपनी टैक्सेबल लाइबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए। तो अगर ऐसी अमाउंट जिसको एक टैक्स पेयर अपनी टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस करके अपनी टैक्सेबल लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल कर सके, उस अमाउंट को हम डिडक्शन कहते हैं। तो इसके जो हैं वो टोटल 2 सब सेक्शन है, इसके भी इस सेक्शन के भी।
इसमें बेसिकली जो मेजर टॉपिक डिस्कस किया गया है इस सेक्शन में वो ये कहा गया है कि आप जो डिफरेंट सोर्सेज से इनकम हासिल करते हैं, उस डिफरेंट सोर्सेज से इनकम हासिल करते हुए ऑब्वियसली आपके कुछ आपके खर्चे हो जाते हैं वो इनकम हासिल करते हुए, या कुछ आपको अलाउंसेस और कुछ डायरेक्शन आपको क्लेम करने की इजाज़त होती है। तो वो बेसिकली उन उन जो आपको इजाज़त है एक्सपेंसेस, लॉस और डायरेक्शन को क्लेम करने की, आप अपने इनकी डिवीजन किस तरह करोगे अपने डिफरेंट हेड ऑफ इनकम की को की के अकाउंटेबल होते हुए, मतलब उनका आंसरेबल करते हुए अपनी रिटर्न को जमा करवाते हुए जो आप डिडक्शन आपको आप अलाउ है कि आप क्लेम कर सकते हो, इनको आप किस तरह डिवाइड कर सकते हो अपनी उस डिफरेंट हेड से हासिल हुई हुई इनकम को रिड्यूस करने के लिए। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। पहले हम इसको बेयरएक्ट से रीड करते हैं और फिर लास्ट में हम इसके लिए एग्जांपल प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि जब भी किसी चीज़ के हवाले से एग्जांपल मिल जाती है तो उस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो पहले हम लोग इसको बेयरएक्ट से रीड करते हैं, फिर उसके बाद हम आपको एक एग्जांपल देंगे, तो उससे आपका इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस सेक्शन के हवाले से। तो सबसेक्शन 1 कहता है कि सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस वेयर एन expenditures deduction and allowances relate to the derivation of more than one head of income, द डेरिवेशन ऑफ इनकम कंप्राइज। अच्छा, वन बाय वन ही करते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आपको कोई खर्चा, कोई खर्चे, कोई डिडक्शन, कोई अलाउंसेस जो कि रिलेटेड हैं आपकी किसी एक से ज़्यादा हेड ऑफ इनकम से, इनकम को ड्राइव करने से रिलेटेड हैं, वो मतलब ये कि आपके डिफरेंट हेड, जैसे 5 हेड ऑफ इनकम है, उनमें से किसी भी हेड ऑफ इनकम में, मतलब एक से ज़्यादा हेड ऑफ इनकम को से आपको इनकम ड्राइव करते हुए आपका कोई खर्चा लग गया है, आपको कोई अलाउंसेस अलाउ हैं, या आपकी कुछ डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो, या फिर द डेरिवेशन ऑफ इनकम कंप्राइजिंग ऑफ अ टैक्सेबल इनकम एंड एनी क्लास ऑफ इनकम विद आल्सो सेक्शन 4 एंड सेक्शन 4 अप्लाई। मतलब ये कि जो आपको ये डिडक्शन, एक्सपेंडिचर और अलाउंसेस अलाउ हैं, ये आपके लगे हैं कोई ऐसी इनकम को हासिल करते हुए जो कि टैक्सेबल इनकम है, या किसी ऐसी इनकम को हासिल करते हुए जो कि सेक्शन 4 के सबसेक्शन 4 और 5 के तहत आती है, एंड द डेरिवेशन ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर हेड ऑफ इनकम एंड सम अदर पर्पसेस। या फिर आपके ये जो आप क्लेम कर सकते हो ये खर्चे, डायरेक्शनल लॉसेस, ये किसी ऐसी इनकम को हासिल करते हुए हैं जो इसके टैक्सेबल है, और किसी भी हेड ऑफ इनकम में, या फिर किसी और पर्पस के लिए आपके खर्चे लग गए हैं। तो अब ये जो खर्चे आपके हुए हैं, जो डिडक्शन और लॉसेस आप क्लेम कर सकते हैं, इनको हम किस तरह डिवाइड करेंगे। कह रहे हैं कि ये एक्सपेंडिचर, डिडक्शन और लॉसेस जो है शेल बी पोर्शन और रीजनेबल टेकिंग अकाउंट ऑफ रिलेटिव नेचर, साइज ऑफ एक्टिविटीज़। मतलब जिस हद तक वो कह रहे हैं कि रीजनेबल बेसिस पे हम इनको डिवाइड करेंगे एक्टिविटी, मतलब कि जहाँ पर आपको महसूस होगा कि इस पोर्शन से मुझे इनकम हासिल करते हुए ये खर्चा इधर ज़्यादा मेरा लगा है, ये डिडक्शन मेरी यहाँ पर बनती है, तो आप उसको उधर डिवाइड कर लेंगे। अब इसको मैं आपको एक प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जांपल से मैं समझाती हूँ, तो आपको ये सेक्शन इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कि आप फ़र्ज़ करें कि एक पर्सन है मिस्टर जैन। उस पर्सन का ये सीन है कि वो सुबह के टाइम जो है वो जॉब कर रहा है, और रात के टाइम जो है वो फ्रीलांसिंग करता है वो बंदा, जो कि आजकल मेजॉरिटी पाकिस्तानी की स्टोरीज़ भी है, ऑलमोस्ट सबकी आजकल यही रूटीन लाइफ है। तो वो सुबह के टाइम जॉब करता है और रात के टाइम वो फ्रीलांसर है। तो अब उस पर्सन का ये सीन है कि इस पर ज़मन में वो करवाता है, यानी उसके 2 हेड ऑफ इनकम हो गए। एक इनकम फ्रॉम हेड ऑफ इनकम जो है वो सैलरी है, और दूसरा जो है वो उसका फ्रीलांसिंग इनकम है, यानी अदर सोर्स में आ गया। तो अब आप देख सकते हो कि फ़र्ज़ कर लें कि उस पर्सन की जॉब की नेचर ऐसी है कि उस जो कि इंटरनेट आजकल हर जगह पे यूज़ हो रहा है, तो वो अपना इंटरनेट पैकेज करवाता है, या उसके पास डिवाइस है जिस पर उसकी जो इंटरनेट के एक्सपेंसेस हैं वो महीने के 5,000 या 7-8 हज़ार, आप फ़र्ज़ कर लें 8 हज़ार लग जाते हैं। वैसे इतने लगने नहीं है, लेकिन आप फ़र्ज़ कर लें कि उसका जो है अच्छा खासा काम है, जो कि वो फ्रीलांसर है, तो ज़्यादा भी हो सकता है, आप 10 हज़ार ही लगा लें। तो उसका 10 हज़ार का महीने का जो है वो एक्सपेंसेस है। अब वो रीज़नेबल बेसिस पे अपने ये जब वो अपनी रिटर्न जमा करवाएगा, सैलरी की भी और फ्रीलांसर की, अपनी दोनों सोर्स ऑफ इनकम अपनी रिटर्न में शो करेगा, तो उस टाइम जो ये अपने उसके एक्सपेंडिचर हैं जो उसके डिफरेंट हेड ऑफ इनकम से इनकम को ड्राइव करते हुए लगे हैं, यानी जो ये नेट एक्सपेंसेस, इंटरनेट के एक्सपेंसेस, इसको वो अब रिड्यूस
करेगा। इसी तरह उसके जो इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस हुए हैं, ऑफ़िस का काम करते हुए भी उसकी इलेक्ट्रिसिटी कंज़्यूम हो रही है, क्योंकि वो घर से भी करता है, पार्ट टाइम, ओवरटाइम। इसके अलावा फ्रीलांसिंग का काम तो है ही, उसका घर ऑनलाइन है, तो वहाँ पर भी उसके, तो वो अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी प्लस इंटरनेट के एक्सपेंसेस, उनको वो डिवाइड करेगा अपनी आप फ़र्ज़ कर लें इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस उसके 20,000 के लग गए हैं, नेट के एक्सपेंसेस उसके पास 10,000 के, यानी कि टोटल 30,000 के इसके एक्सपेंडिचर हैं। अब वो अपनी दोनों डिफरेंट जब ये दोनों सोर्स ऑफ इनकम अपनी रिटर्न में वो डिक्लेयर करेगा, तो उस टाइम सैलरी वाले पोर्शन से में भी वो अपनी डिडक्शन क्लेम करेगा इंटरनेट के एक्सपेंसेस की, और इसी तरह फ्रीलांसर वाले पोर्शन में भी जाके वो अपनी ये डिडक्शन क्लेम करेगा। अब सैलरी वाली जगह पर जो कि है वो ये डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता, तो दोनों बेसिकली वो प्रैक्टिकली वो इधर ही करेगा। लेकिन आप यहाँ पर एग्जांपल में समझेंगे, वो इन दोनों को डिवाइड कर लेगा, इंटरनेट के एक्सपेंसेस को भी, क्योंकि वो कहेगा कि मेरे दोनों जगह पे लगे हैं, टोटल 10 थे तो 5-5 हज़ार पे दोनों एक जगह पे एक्सपेंसेस क्लेम कर लेगा अपनी टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस करने के लिए। इसी तरह जो उसकी फ्रीलांसर वाली साइज़ की इनकम होगी, तो वहाँ पर भी वो उसको इन दोनों एक्सपेंसेस को डिक्लेयर कर लेगा। अब होना तो यही चाहिए था कि वो इन दोनों पोर्शन में डिवाइड कर लेता, लेकिन प्रैक्टिकली ये है कि जब आप लोग सैलरी की रिटर्न जमा करवा रहे होते हो, तो वहाँ पर आपका ऑलरेडी आपके एम्प्लॉयर ने जो भी आप पर सैलरी पर टैक्स बनता है, उसने विदहेल्ड किया हुआ है और आपने पे किया हुआ है। अगर आप उसको रिड्यूस करोगे भी अपनी टैक्सेबल इनकम को, तो टैक्स तो आपने पे किया हुआ होगा, आपको फ़ायदा तो कोई होना नहीं। तो वो आप बेहतर है कि आप सैलरी वाली इनकम पे जितना टैक्स आपने पे किया हुआ है, उसी के साथ आप उसे एडजस्ट करके आगे कैरी फॉरवर्ड करें, और ये जो टोटल आपके एक्सपेंसेस हैं, ये आप अपनी फ्रीलांसर वाली इनकम पे जब आप उसको डिक्लेयर करें, तो वो आप सारे वहीं पर क्लेम करें, और अपनी फ्रीलांसिंग वाली इनकम को टोटल इनकम को टैक्सेबल इनकम को थोड़ा और रिड्यूस कर लें, और जो इस तरह फिर आप पर टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो और कम बन जाएगी। सो आई होप ये आपको पॉइंट प्रैक्टिकली तौर पर भी समझ आ गया होगा कि क्या कहना चाह रहा है। अब सबसेक्शन 2 की तरफ हम चलते हैं। तो सबसेक्शन 2 कहता है द बोर्ड में मेक रूल्स अंडर सेक्शन 237 फॉर द पर्पस ऑफ अपॉर्शनिंग डायरेक्शन एक्सपेंडिचर एंड अलाउंसेस। कह रहे हैं कि एफपीआर के पास अथॉरिटी है कि वो सेक्शन 237 के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे। मतलब ये जो आप अपनी हेड ऑफ़ इनकम से, डिफरेंट हेड ऑफ़ इनकम से जो आपको इनकम ड्राइव होते हुए खर्चे वगैरह लग रहे हैं, या जो अलाउंसेस की डायरेक्शन आप उनको टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो किस हद तक कितनी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, उसके हवाले से रूल्स एंड रेगुलेशन जो है अंडर सेक्शन 237 एफपीआर के पास अथॉरिटी है वो बना सकता है। अब आ जाते हैं सेक्शन 68 की तरफ। अब आ जाते हैं सेक्शन 68 की तरफ, जिसका टाइटल है फेयर मार्केट वैल्यू। इसके टोटल 6 सब सेक्शन हैं, तो देखते हैं इसमें क्या बताया गया है, क्या डिस्कस किया गया है। सब सेक्शन 1 स्टेट फॉर द पर्पस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी और रेंट asset, service, benefit or per requisite at a particular time shall be the price which the property or rent, asset, service, benefit or requisite will already fetch on sale of supply in the open market at that time। वो कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डिनेंस, जब आप लोगों ने किसी प्रॉपर्टी, किसी एसेट, सर्विस, बेनिफिट या पर रिक्विजिट होता है कि जो कोई प्रिविलेज बेनिफिट एम्प्लॉय की तरफ से एम्प्लॉय को दिया जाता है, हम रिक्विजिट कहते हैं। वो कह रहे हैं कि इन सारी चीज़ों की जब आप लोगों ने फेयर मार्केट वैल्यू डिसाइड करनी है कि इसकी कितनी फेयर मार्केट वैल्यू होगी, मतलब जब आप किसी को कोई जो बेनिफिट, पर रिक्विजिट या कोई प्रॉपर्टी, कोई एसेट दे रहे हैं और आपने फाइंड आउट करना है कि इस टाइम उसकी क्या फेयर मार्केट वैल्यू है, तो वो कह रहे हैं कि उसकी वही फेयर मार्केट वैल्यू उस चीज़ की कंसीडर की जाएगी कि जो आप उस चीज़ को सेल करते, तो उस टाइम उसकी जो वैल्यू होती है, या अगर आप उसको रेंट पे देते, तो जो उसका फेयर मार्केट वैल्यू जो उसका उस टाइम उस मार्केट में रेंट चल रहा है, वही जो है वो बेसिकली उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कंसीडर की जाती है। सबसेक्शन 2 द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी, रेंट, एसेट, सर्विस, बेनिफिट और प्रोक्यूजर शैल बी डिटरमाइंड विदाउट रिगार्ड टू एनी इंस्ट्रक्शन और ट्रांसफर और टू फैक्ट इज नॉट अदरवाइज कन्वर्टेबल टू कैश। तो यानी कि जब भी आप इस प्रॉपर्टी, एसेट, सर्विस या प्रोक्यूजर और बेनिफिट की फेयर मार्केट वैल्यू को डिटरमाइन कर रहे होते हैं, तो वो बगैर इस लिमिटेशन के कि ये एसेट तो आगे किसी को ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, या ये एसेट कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, इस लिमिटेशन को मद्देनज़र रखे बगैर उसकी फ़ेयर मार्केट वैल्यू बगैर इसकी रिस्ट्रिक्शन के डिसाइड की जा सकती है। मिसाल के तौर पर कोई घर आप किसी को दे रहे हो, उसको कैश में कन्वर्ट नहीं, उसको तो कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है सेल करने के बाद,
उस पे ये कर लें कि उस केस के ऊपर जो उस फ़र्ज़ कर लें कि उस प्रॉपर्टी के ऊपर केस लगा हुआ है और अकॉर्डिंग टू लॉ डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडिस के तहत जिस प्रॉपर्टी के ऊपर केस चल रहा हो उसे आगे हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो वो कह रहे हैं कि एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि अब उस पे देखा जाए कि उस पे ये रिस्ट्रिक्शन है कि उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, लेकिन कोर्ट ने उसकी फ़ेयर मार्केट वैल्यू डिसाइड करनी है क्योंकि केस ख़त्म होने के बाद उसकी उसको जो है वो प्रॉपर्टी उसके लोगों में डिवाइड करनी है। उसके जो भी क्लेमर हैं शेयर होल्डर हैं वो कह रहे हैं कि इसको बेच के हमें हमारा हक दिलवाया जाए और अभी उस पे केस चल रहा है तो डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडिस के तहत वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। तो लिहाजा वो ट्रांसफ़र तो नहीं हो सकती लेकिन उसकी फ़ेयर मार्केट वैल्यू को फिर भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं बगैर इस रिस्ट्रिक्शन को मद्देनज़र रखते हुए कि भई कि ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकती और इसको कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। सो आई होप ये सबसेक्शन 2 वाला पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा। अब सबसेक्शन 3 कहता है कि वेयर द प्राइस अदर देन द प्राइस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 इज़ नॉट ऑर्डिनरीली असर्टेनेबल सच प्राइस में बी डिटरमाइंड बाय द कमिश्नर। वो कह रहे हैं कि जब मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब ऐसी प्रॉपर्टी की प्राइस है जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब जो सबसेक्शन 1 के अंदर प्रॉपर्टीज रेफर की गई हैं उनके अलावा कोई दूसरी कोई प्रॉपर्टी है नहीं वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो प्राइस आप सबसेक्शन 1 के तहत इसके फाइंड आउट कर रहे हैं प्रॉपर्टी के, उसके अलावा अगर कोई प्राइस और वो फाइंड आउट ना की जा रही, वो सर्टेन ना की जा रही हो तो तब भी कोई मसला नहीं है। मतलब अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू फाइंड आउट ना हो पा रही हो तो अब इस सिचुएशन के अंदर जो प्रॉपर्टी की वैल्यू डिसाइड करेगा, फेयर मार्केट वैल्यू को डिटरमाइन करेगा, वो कमिश्नर करेगा। इस सिचुएशन में कमिश्नर के पास इख्तियार चला जाता है। सबसेक्शन 4 notwithstanding anything contained in subsection 1 and 3 the board may from time to time by notification in the official gazette determine the fair market value of property of the area yes may be specified in the notification। तो अगर तो वैसे फाइंड आउट हो जाए फेयर मार्केट वैल्यू सबसेक्शन 1 के तहत इट्स वेल एंड गुड। अगर वो ना कर सके तो कमिश्नर डिसाइड कर लिया। अगर कमिश्नर भी डिसाइड ना कर सका, नहीं हो गया, उन सारी बातों को एक साइड पे रखते हुए एफपीआर के पास ये अथॉरिटी है, बोर्ड से मुराद बेसिकली एफपीआर है, किसके पास अथॉरिटी है कि वो एक नोटिफिकेशन के थ्रू डिसाइड करता रहेगा जो भी प्रॉपर्टीज डिफरेंट एरियाज़ के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी फेयर मार्केट वैल्यू, और वो इसे नोटिफिकेशन के अंदर मतलब जिस नोटिफिकेशन डिसाइड करेगा उसमें वो बाकायदा बताता रहेगा कि इस फ़लाँ प्रॉपर्टी की इतनी वैल्यू है। अब इसके हवाले से जो आपको किस तरह पता चलेगा कि एफपीआर किस तरह विद द हेल्प ऑफ टाइम टू टाइम बाय नोटिफिकेशन प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू डिसाइड करता है, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा एफपीआर की साइट पे। वहाँ पर आपने जाकर लिखना है आयरस। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको जो उसका पोर्टल ओपन होगा वहाँ पर आपको सूट वैल्यूएशन एसिड वैल्यूएशन का एक हेडिंग लिखी हुई होगी जो कि एफपीआर की वेबसाइट पे डायरेक्टली ऊपर ही होती है। तो वहाँ पर आपने क्लिक करना है तो आपको डिफरेंट इलाकों में डिफरेंट सिटीज़ के हवाले से प्रॉपर्टीज़ का रेट पता चल जाएगा कि ये इस टाइम जो है वो वैल्यू है जो कि एफपीआर की तरफ से मुतय्यन की हुई है। अब ये वैल्यू का हमें क्या फ़ायदा होता है? इस वैल्यू का हमें ये फ़ायदा होता है कि जब भी किसी पर्सन ने अपनी प्रॉपर्टी को आगे ट्रांसफ़र करना होता है ना, सेल करना होता है, तो उस टाइम अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान लॉ वो उसको जो है वो 7E के सर्टिफिकेट के बगैर उसे ट्रांसफ़र कर ही नहीं सकता, क्योंकि जब भी आपने प्रॉपर्टी को सेल करना है आप लायबल होते हो कि आपने 3 टैक्स पे करने हैं। एक तो 236C का, एक आपने 7E का और एक आपने गेन टैक्स पे करना होता है। 236E का जो है वो आपका फुल ओवरऑल आप उसकी जान नहीं बच पाती। अगर आप फाइलर हो तो वो रेट रिड्यूस हो जाता है, लेकिन अगर आप नॉन फाइलर हो तो आपका रेट ज़्यादा होता है। लेकिन आपका वो कम नहीं होता, मतलब वो टैक्स बिल्कुल आपका सिफ़र नहीं होता, लेकिन आपको देना पड़ता है। और 7E के टैक्स से आप अपनी जान बचा सकते हो। डिफरेंट रीज़न है अंडर सेक्शन 7E हमारी डिफरेंट वीडियो इसी चैनल पे सेक्शन 7E के हवाले से वीडियो किन रीज़न पे आप उससे बच सकते हो उस टैक्स से, वो आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा जो गेन टैक्स की मैं बात कर रही हूँ तो प्रॉपर्टी को सेल करने के बाद होल्डिंग पीरियड की बेस पे वहाँ से भी आप अपने आप को बचा सकते हैं कि किस तरह आप अपना वो टैक्स रिड्यूस कर सकते हैं। ये वैसे सारी इन्फॉर्मेशन हो गई जो बेसिक मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दी। मेन चीज़ जो है यहाँ पर ये है कि जब आपने 7E का सर्टिफिकेट निकालना है तो वहाँ पर आपको प्रॉपर्टी की वैल्यू डिक्लेयर करनी होती है। वो हमें किस तरह पता चलेगा कि इस प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है, वो हम बेसिकली वहीं जाके एफपीआर की साइट पे सूट एसेट वैल्यूएशन पे क्लिक करेंगे। वहाँ पर हमें एक चार्ट मिल जाएगा कि फ़लाँ इलाके में प्रॉपर्टी का ये रेट है जो कि एफपीआर की तरफ से डिक्लेयर किया हुआ है, तो हम वही डिक्लेयर कर देंगे।
अदरवाइज आप फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से भी डिक्लेयर कर सकते हो कि ये चल रहा है इस टाइम प्रॉपर्टी का रेट, जो नहीं तो कमिश्नर ने जो डिसाइड किया हुआ है वो डिक्लेयर कर दें। और अगर कमिश्नर ने डिसाइड नहीं किया हुआ, फेयर मार्केट वैल्यू से नहीं पता चल रहा, तो फिर जो एफपीआर ने डिसाइड किया हुआ है वहीं से आप वो मेंशन कर दें। सब सेक्शन 5 कहते हैं फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी एरिया हैज नॉट बीन डिटरमाइंड बाय द बोर्ड इन द नोटिफिकेशन रेफर टू इन सब सेक्शन 4 फेयर मार्केट वैल्यू। मतलब वही कहना चाह रहे हैं कि जब इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो एफपीआर ने भी अपने नोटिफिकेशन के थ्रू डिसाइड ना की हो, तो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू है वो वैल्यू कंसीडर की जाती है जो कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू डिसाइड करता है या प्रोविंशनल ऑफिसर डिसाइड करता है या कोई भी अथॉरिटीज बिहाफ में स्टैम्प ड्यूटी पर्पसेस के लिए डिसाइड करती है। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से कंपोनेंट ए ऑफ द फार्मूला इन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 37, कंपोनेंट बेसिकली सेक्शन 37 के सबसेक्शन 2 में जो फार्मूला में यानी कि कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट में जो ए है वो बेसिकली ये होता है कि आप जब अपनी एसेट को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं तो उसके डिस्पोज ऑफ करते हुए आपको कितनी कंसिडरेशन मिली। वगैरह इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से जो कंसिडरेशन की वैल्यू है जब आप अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, इसी तरह जो कंसिडरेशन आपको रिसीव करते हो जो कि मेंशन हुई है फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 4 के डिवीजन 10 में, इसी तरह इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू जो कि मेंशन हुई है फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 4 के डिवीजन 8 में। और जब सेक्शन 111 के तहत आप वैल्यू कर रहे हो किसी प्रॉपर्टी की, सेक्शन 111 में बेसिकली ये बताया होता है कि जब किसी बंदे ने अपनी एसेट डिक्लेयर नहीं किया होता, यानी वो अनडिस्क्लोज एसेट होता है, और फिर जब एफपीआर की अथॉरिटी से डिटरमाइन करती है कि तो ये इसने एसेट डिक्लेयर नहीं किया, तो वो कह रहे हैं कि इन सिचुएशन में जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू है ना वो लेस नहीं होनी चाहिए उस फेयर मार्केट वैल्यू से जो कि डिसाइड हुई है सबसेक्शन 4 और 5 के तहत। बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि आपने एक प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो कमिश्नर ने या फिर जो है वो डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर ने उन्होंने डिसाइड की है कि इस प्रॉपर्टी की जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो 20 लाख है। अब आपने अपनी प्रॉपर्टी जो सेल की है वो आपकी वो 20 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब आप उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते कि भाई ये मैंने तो 20 लाख से कम मिली, मतलब आपकी कंसिडरेशन 20 लाख से ज़्यादा ही होनी चाहिए, ये रूल है। अब एक्सप्लेनेशन कहते हैं कि फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज क्लेरिफाई दैट द फेयर मार्केट वैल्यू एज डिटरमाइंड अंडर सबसेक्शन 4 शैल बी फॉर कैरिंग ऑन द पर्पस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस ओनली। मतलब वो कह रहे हैं इस पर्पज़ के लिए ही जो है वो इसकी फेयर मार्केट वैल्यू डिसाइड की जा रही है। इट इज़ फर्दर क्लैरिफाइड दैट फॉर द पर्पज़ ऑफ क्लाउज इसी तरह वो कह रहे हैं कि जो सबसेक्शन 4 और 5 के तहत प्रॉपर्टी की वैल्यू डिसाइड डिटरमाइन की, यानी डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर ने, कमिश्नर ने, और जो ऑक्शन पे उसकी नीलामी के टाइम उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू लगी हुई है वो आपस में डिफरेंट है, कंट्राडिक्टरी है। तो जो प्राइस प्रिवेल करेगी, अप्लाई की जाएगी, वो उनमें से जो हायर होगी वो। मिसाल के तौर पर एक प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है उन्होंने डिसाइड की हुई है डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर ने 20 लाख, ऑक्शन में उसकी वैल्यू जो है वो लग गई है 30 लाख, तो इन दोनों में से हायर जो है वो है 30 लाख, तो वो प्रेफर की जाएगी, वो प्रिवेल करेगी। मतलब इस प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू उस टाइम अब 30 लाख की कंसीडर की जाएगी। अब नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 69, वो है रिसीप्ट ऑफ इनकम। अब सेक्शन 69 के अंदर बेसिकली ये बताया गया है कि कब कंसीडर किया जाएगा कि किसी बंदे को कोई इनकम रिसीव हुई है। सो कह रहे हैं कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस पर्सन शैल बी ट्रीटेड एज हैविंग रिसीव्ड एन अमाउंट बेनिफिट ऑफ परक्विजिट। परक्विजिट एक दफ़ा मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं तो परक्विजिट बेसिकली वो प्रिविलेज, वो बेनिफिट जो कि एक पर्सन को रिसीव होता है, एक एम्प्लॉय को रिसीव होता है, फिर एम्प्लॉय की तरफ से या वैसे ही आपको कोई बेनिफिट प्रिविलेज वगैरह मिले तो वो आपको वो परक्विजिट कहलाता है। कह रहे हैं कि इस ऑर्डिनेंस के पर्पस के तहत एक पर्सन के बारे में तब हम कंसीडर करेंगे कि इससे कोई परक्विजिट बेनिफिट और अमाउंट रिसीव हुआ है व्हेन इफ इट इज एक्चुअली रिसीव्ड बाय द पर्सन, अप्लाइड ऑन बिहाफ द पर्सन, एट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द पर्सन और अंडर एनी लॉ और मेड अवेलेबल टू द पर्सन। यानी इन 3 कंडीशन में कंसीडर किया जाएगा कि किसी बंदे को कोई एक्चुअली तौर पर कोई इनकम रिसीव हुई, बेनिफिट परक्विजिट मिला है। वो 3 कंडीशन क्या है कि अगर तो उस बंदे को एक्चुअली तौर पर वो चीज़ रिसीव हो, सेकेंडली ये कि उसकी इंस्ट्रक्शन पे या कानून के तहत उसके बिहाफ पे किसी बंदे को आप वो चीज़ हैंड ओवर करो, तब भी समझा जाएगा कि इसे ही ये अमाउंट हैंड ओवर हुई है। या फिर वो चीज़, वो इन अमाउंट पर रिक्विजिट बेनिफिट उसको इस्तेमाल करने के लिए उसके पास मौजूद हो, उसको अवेलेबल हो, उसकी एक्सेस में हो, तो ये समझा जाता है कि उसे कोई बेनिफिट वगैरह मिला है। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं कि मिसाल के तौर पर एक पर्सन ने एक हाउस सेल किया 50 लाख रुपए में,
अब उस बंदे ने कहा कि ये आप अमाउंट मुझे जो है वो पे कर दें मेरे बैंक में। नहीं, उसने कहा कि ये अमाउंट आप मुझे पे कर दें। उस बंदे ने क्या किया, उसने वो आके बाय हैंड उसने वो अमाउंट उसको दे दी। अब वो एक्चुअली तौर पर उसको वसूल पाली बयान श्यान होगा कि हाँ मैंने वसूल पाई, बगैर किसी प्रेशर के उस बंदे ने कहा कि मैंने ये प्रॉपर्टी अपनी ट्रांसफ़र की। जिस तरह के प्रॉपर्टी को सेल करते हुए बयान होते हैं पार्टीज़ के, उस तरह उसने एक्चुअली तौर पर उसको 50 लाख रुपए दे दिए। उस बंदे ने रिसीव कर लिए। वो एक्चुअली तौर पर उसका रिसीव करना एज़ पर लॉ, एज़ पर सेक्शन 69 ऑफ दिस ऑर्डिनेंस कंसीडर किया जाएगा कि उससे ये इनकम रिसीव हुई, क्योंकि वो एक्चुअली तौर पर उसने रिसीव की। नंबर 2 ये है कि उस बंदे का कोई केस चल रहा था, जिस केस के अंदर वो जजमेंट लेटर था, मतलब उसके अगेंस्ट कोई कोर्ट की डिक्री आई हुई थी और उस बंदे ने किसी पर्सन के पैसे देने थे। तो कोर्ट ने ये फैसला किया कि जो अब इसने घर इसको बेच के पैसे हासिल हुए हैं, वो पैसे बेसिकली इस डिक्री होल्डर को जाएंगे जिसने केस विन किया है इस पार्टी के अगेंस्ट जिसने अपना मकान बेचा है, क्योंकि उस केस के अंदर जजमेंट लेटर है। तो बाय लॉ कोर्ट ने कह दिया कि ये अमाउंट इस बंदे के बिहाफ पे अंडर दिस लॉ, क्योंकि ये जजमेंट लेटर है और इसने इस डिक्री होल्डर के पैसे देने हैं, इस बंदे को पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएँ जो डिक्री होल्डर है इस केस में। तो अब जो जिसने मकान इस बंदे से ख़रीदा है, वो उस मकान की वैल्यू इस बंदे को नहीं देगा, बल्कि उस बंदे को देगा जिसके इसने पैसे देने हैं, क्योंकि इसका और उसका केस चल रहा था। उस केस के अंदर ये जजमेंट लेटर है और वो बंदा डिक्री होल्डर है जिसके इसने पैसे देने हैं। तो अब इसके बिहाफ पे कानून के तहत वही पैसे जब उसको ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, तो ये भी समझा जाएगा कि अब भी ये बेनिफिट, ये अमाउंट बेसिकली इसी बंदे ने रिसीव की। नंबर 3 सिचुएशन है कि जब वो अमाउंट उसको अवेलेबल हो, मतलब उसकी एक्सेस में हो। इसकी बेहतरीन एग्जांपल ये है कि उस बंदे ने कहा कि भई मैं शहर से बाहर हूँ, उसने अपना मकान बेचा हुआ था, लेकिन उसने कहा भई मैं शहर से बाहर हूँ, मैं एक्चुअली तौर पर आके आपसे रिसीव नहीं कर सकता। आप एक काम करें, आप ये लें मेरा अकाउंट नंबर, इस अकाउंट में आप मेरे पैसे ट्रांसफ़र कर दें। वैसे होना भी यही चाहिए कि जब भी आप कोई इतनी हाई लेवल की ट्रांज़ैक्शन करो तो बैंक के तौर पर करो, क्योंकि आप वो बाद में बंदे की बैंक स्टेटमेंट में चीज़ शो ही भी होती है। ख़ैर इस पे मैं बाद में डिस्कस करती हूँ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो अलग बाद में डिस्कस करती हूँ। अभी आप इसी सिचुएशन में रहें। वो उस बंदे ने कहा कि भई मैं शहर से बाहर हूँ, आप ये मेरा अकाउंट नंबर लें और इधर जो है वो आप मुझे अमाउंट ट्रांसफ़र कर दें। उस बंदे ने फिर उस पर्सन ने उसको उसकी जो भी थी कंसिडरेशन, जो जितने का मकान सेल आउट हुआ था ना, उसने 50 लाख रुपए इसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। अब वो अमाउंट इस बंदे को अवेलेबल है, मतलब वो जब चाहे इसको इस्तेमाल कर ले, उसके बैंक में है, तो ये भी समझा जाएगा कि इसको ये अमाउंट एक्चुअली तौर पर रिसीव हुई। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया हो। अब लेक्चर से हट के, सेक्शन से हट के बात करते हैं कि मैं क्यों कह रही हूँ कि होना क्यों चाहिए कि आप अमाउंट एक्चुअली तौर पे बैंक के थ्रू ही रिसीव करो जब भी कोई हाई लेवल की ट्रांजैक्शन हो। देखिए, बैंक के थ्रू जब भी आप कोई पेमेंट किसी बंदे को देते हो, ट्रांसफ़र करते हो, तो बाद में वो बंदा मुकर नहीं सकता कि मुझे ये पेमेंट मिली नहीं। क्योंकि जब भी आप लोग ट्रांसफ़र करते हो, आप इसको सिंपल लेवल से समझिए कि जब भी आप लोग अपनी ये मोबाइल फाइनेंस ऐप है जैसे कि जैज़ कैश, ईज़ी पैसा, इसके थ्रू भी जब आप किसी को कोई ट्रांज़ैक्शन आप कर रहे होते हो, तो वो उधर कहते हैं कि नेचर ऑफ़ द पेमेंट या पर्पस ऑफ द पेमेंट। आप सिलेक्ट करें आप किस खाते में उस बंदे को पे कर रहे हैं, कोई आपको ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा, आप किस वजह से पे कर रहे हैं। तो हम वहाँ पर जो है वो एजुकेशनल पर्पस, बिल पर्पस, अदर डिफरेंट रीज़न सेलेक्ट करते हैं और वो हमारा एक रिसिप्ट बनकर आ जाती है कि मैंने इस बंदे को पे की। कानून के अंदर जो है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, और अगर आपने कभी बाद में साबित करना हो कि मैंने इस बंदे को पेमेंट की, तो आपके पास उस चीज़ का एक लेजिट रिकॉर्ड होता है। तो अगर आप किसी को बैंक के थ्रू आप पे करते हो, तो उस बंदे की बैंक स्टेटमेंट में ये चीज़ शो होती है, आपने ट्रांजैक्शन की है, आपकी बैंक स्टेटमेंट में भी ये चीज़ शो होती है कि मैंने इस बंदे को इस बिहाफ पे ये पैसे पे किए थे। अगर इंश्योर्ड आगे जाके वो बंदा फ्यूचर में मुकरे कि मुझे तो पेमेंट नहीं हुई थी, तो आपके पास सबूत होता है बैंक स्टेटमेंट के थ्रू कि भाई मैंने ये पेमेंट की थी। इसलिए जब भी कोई ट्रांजैक्शन अपनी करें, वो बैंक बेहतर है कि किसी बैंक के थ्रू ही करें, कैश के थ्रू ना करें। सो अब बेसिकली हमारे पास आ जाता है सेक्शन 70, जो कि हमारा लास्ट सेक्शन है इस वीडियो का। तो वो कहता है रिकॉप्ट एक्सपेंडिचर। रिकॉप्ट का मतलब होता है बाजियाब कराना। तो वो कह रहे हैं कि इस सेक्शन का बेसिकली मेजर टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है, इस सेक्शन में बेसिकली ये कवर किया गया है कि अगर जब एक पर्सन
अपनी रिटर्न सबमिट कर रहा है और रिटर्न को सबमिट करते वक्त उसे अपनी टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस करने के लिए उसने कोई लॉस या कोई एक्सपेंडिचर क्लेम किया और उसी एक्सपेंडिचर और लॉस की मद में उसे आगे जाके कोई मुनाफा कोई अमाउंट रिसीव हो गई, तो अब वही जो एक्सपेंडिचर लॉस उसने टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस करने के लिए हासिल किया था, अब वो आगे जाके उसको जब फ़ायदा हासिल हो जाता है तो वो फ़ायदा वो अपनी किस इनकम की किस टैक्स ईयर की रिटर्न में डिक्लेयर करेगा। ये बेसिकली इसमें डिस्कस किया गया है। इसको भी हम पहले बेयर एक्ट से रीड करते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको इसको भी एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगी। सो सेक्शन 70 कहता है कि वेयर अ पर्सन हैज़ बीन अलाउड अ डिडक्शन फॉर एनी एक्सपेंडिचर और लॉस इंक्योर्ड इन अ टैक्स ईयर इन द कंप्यूटेशन ऑफ अ पर्सन इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर अ हेड ऑफ इनकम and subsequently the person has received in cash in kind or any amount in respect of such expenditure or loss, the amount so received shall be included in the income chargeable under that head for the tax year in which it is received। तो सिंपल इज दैट, बहुत आसान है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ, इसमें एक आम सी बात लिखी हुई है कि जब एक पर्सन है वो किसी टैक्स ईयर में अपनी इनकम को कैलकुलेट कर रहा है, अपनी टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट कर रहा है, मतलब जिस इनकम पर टैक्स लगना है उसको रिड्यूस करने के लिए कोई उसने एक्सपेंडिचर कोई लॉस उसका हो गया था उस टैक्स ईयर में, तो उसने उसको रिड्यूस करने के लिए वो लॉस और एक्सपेंडिचर अपनी रिटर्न में डिक्लेयर किया और अपनी टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस कर लिया। लेकिन लेटर ऑन सब्सिक्वेंटली बाद में क्या होता है कि जिस लॉस और जो एक्सपेंडिचर उसने क्लेम किया था उसी मद में उसे कोई अमाउंट रिसीव हो गई जो कि कैश की फॉर्म में भी हो सकती है या कैश की फॉर्म में नहीं भी हो सकती, किसी और मॉनेटरी फॉर्म में हो सकती है। तो अब जो ये अमाउंट उसको रिसीव हुई है, ऑब्वियसली उसकी टैक्सेबल इनकम इस अमाउंट के आने से उसका क्रेडिट जो कि डाउन था अब वो इन हो गया है, हाई हो गया है। तो वो अब जिस टैक्स ईयर के अंदर उसे इसे ये अमाउंट रिसीव हुई है, ये बेसिकली इसने डिक्लेयर करनी है उस टैक्स ईयर की इनकम में जिसके अंदर इसको ये अमाउंट रिसीव हुई है। अब इसको हम एग्जांपल समझते हैं। मिसाल के तौर पर टैक्स ईयर 2024 की रिटर्न जमा करवाते एक बंदा बिजनेस पर्सन था, उसको किसी जगह से पेमेंट रिसीव होनी थी उसको किसी जगह से 3 लाख की पेमेंट रिसीव होनी थी और 3 लाख की पेमेंट को रिसीव होने के बाद उसकी जो है टैक्सेबल इनकम हो जानी थी 9 लाख। लेकिन उसने कहा कि भाई मुझे तो 3 लाख की पेमेंट रिसीव हुई ही नहीं है, तो ये मेरा लॉस है इस टाइम। तो उसने वो लॉस क्लेम कर लिया और उसने कहा कि इस साल की जो मेरी इनकम है वो 6 लाख ही है और 6 लाख जो है वो एग्जेम्प्ट है, तो उस टाइम से टैक्स नहीं पे करना पड़ा। तो अब क्या होता है कि अगले साल टैक्स ईयर 2025 के अंदर उसे वही पेमेंट जो 2024 के अंदर नहीं मिली थी वही उसको 2025 के अंदर मिल जाती है। अब जो 2025 के अंदर उसकी टैक्सेबल इनकम है, आप फ़र्ज़ कर लें कि वो 12 लाख हो गई है, अब वो 3 लाख और आ गए हैं, तो 15 लाख के ऊपर जो टैक्स बनेगा वो उसने पे करना हो। सो आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट सेक्शन इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।